आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोन 5 में आयुक्त का निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर आयुक्त सख्त, खामियों पर चला आयुक्त का डंडा, पार्क से कोर्ट तक निरीक्षण। भिलाई में 3 शराब तस्कर हुए गिरफ्तार, अवैध शराब पर पुलिस की दबिश, नशा मुक्ति अभियान में बड़ी कार्रवाई। भिलाई में बारिश अलर्ट, निगम फील्ड में सक्रिय, नालों की सफाई हुई तेज, जलभराव पर निगरानी। मंत्री गजेंद्र यादव ने तीजनबाई को दी श्रद्धांजलि, अंतिम यात्रा में हुए शामिल, पंडवानी सम्राट तीजनबाई का अंतिम संस्कार, छत्तीसगढ़ ने खोया लोक कला का रत्न। नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की है। जी हां, आपको बता दें कि भिलाई क्षेत्र में हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। पहला मामला थाना भिलाई नगर क्षेत्र का है, जहां रुआ बांधा बस्ती तालाब के पास दबिश देकर आरोपी आकाश सिंह को पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने देव बलोदा सागरपारा इलाके में की, जहां आरोपी उत्तरा बाई टंडन को गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरी कार्रवाई थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने की, जिसमें आरोपी ललन झा उर्फ बउआ को गिरफ्तार किया गया। तीनों मामलों में पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 5 का औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत देखी। पार्क, क्रिकेट कोर्ट, टेनिस कोर्ट, सड़क किनारे पेवर ब्लॉक और यात्री प्रतीक्षालय जैसी नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कई जगह खामियां पाई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मरम्मत, सफाई और संधारण के सभी कार्य तय समय में पूरे किए जाएं, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। निरीक्षण की शुरुआत सेक्टर 10 स्थित उद्यान से हुई थी। आपको बता दें, जहां निगम आयुक्त ने पार्क की साफ सफाई और पेवर ब्लॉक की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पास स्थित क्रिकेट कोर्ट का निरीक्षण कर जाली और नेट की मरम्मत तत्काल कराने को कहा। सड़क क्रमांक 5 पर लगे पेवर ब्लॉकों की खराब स्थिति भी निरीक्षण के दौरान सामने आई। वहीं जोनल मार्केट के पास कचरा डंपिंग पॉइंट पर कई दिनों से कचरा नहीं उठने पर नाराजगी जताई और तुरंत सफाई सुनिश्चित करने को कहा। आपको बता दें कि निरीक्षण के अंतिम चरण में सड़क क्रमांक 11 स्थित यात्री प्रतीक्षालय और सड़क क्रमांक 13 और 14 के पास बने टेनिस कोर्ट का निरीक्षण किया गया। प्रतीक्षालय की टूटी कुर्सियों की मरम्मत और टेनिस कोर्ट के रखरखाव के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निगम आयुक्त ने कहा कि नागरिक सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग जारी रहेगी। संविलियन और स्थायीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों के समर्थन में अब सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि दुर्ग में चल रहे धरना प्रदर्शन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और सरकार पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि विगत 5 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों के आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। धरना स्थल पर पहुंचे धीरज बाकलीवाल ने शिक्षकों से मुलाकात कर उनका समर्थन जताया। दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा मंत्री का आवास उसी क्षेत्र में होने के बावजूद आंदोलनरत शिक्षकों की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही या वे सुनने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान अतिथि शिक्षकों के हित में कई कदम उठाए गए थे और आगे भी अगर अवसर मिला तो उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। धरना स्थल पर संविलियन हमारा हक है और शिक्षा व्यवस्था बचाओ जैसे नारों के बीच माहौल भावुक और आक्रोशित दोनों दिखाई दिया, जहां शिक्षक अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और समर्थन का सिलसिला भी लगातार बढ़ता नजर आया।
दुर्ग में जेआरडी स्कूल के सामने लगभग 3 दिन से बैठे हुए हैं, हवन भी करा रहे हैं, यज्ञ भी करा रहे हैं। और दुख का विषय ये है कि माननीय मंत्री जी का घर यही पास में है। भाई हमारे ही तो लोग हैं, मंत्री जी आके चर्चा कर सकते थे। आज उनको आंदोलन का रुख क्यों अपनाना पड़ा? पूरे प्रदेश भर के आए, बलरामपुर, कोरिया, अलग अलग जगह से अतिथि शिक्षक यहाँ आए हैं। और उनका ये कहना भी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तो उनका 15,000 से 20,000 रुपये उनका वेतन हुआ, और उनकी जो सैलरी थी जो पहले एजेंसी के माध्यम से जाती थी, अब वो डायरेक्ट सरकार के माध्यम से जा रही है। इनकी मांगे बहुत स्पष्ट है कि समान वेतन, समान काम, समान वेतन। गर्मी की छुट्टी में बाकी शिक्षकों को भुगतान मिलता है, पेमेंट मिलता है, इन लोगों को कोई पेमेंट नहीं मिलता 2 महीने का। तो इनकी मांग बहुत जायज़ है और हमने विश्वास भी दिलाया कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनकी पूरी मांगे पूरी की जाएगी। दुर्ग में लगातार हो रही बारिश ने इस बार सिर्फ मौसम नहीं बदला बल्कि शहर की तैयारियों की असल तस्वीर भी सामने ला दी है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों की बरसात में कई इलाकों में हालात ऐसे बने कि सड़कें तालाब बन गई और पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गए। सुबह से जारी बारिश के बीच शहर के कई वार्डों में जलभराव ने लोगों की दिनचर्या रोक दी। शंकर नगर, बौद्ध विहार से लेकर दुर्गा चौक तक की गलियों में करीब 1 से 2 फीट पानी भर गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उनके साथ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोगों ने उन्हें बताया कि इस बार नालों और नालियों की समय पर सफाई नहीं हुई, जिसका नतीजा पहली ही तेज बारिश में सामने आ गया। वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 के अलावा वार्ड क्रमांक 54, पोटिया, आबादीपारा और उरला जैसे क्षेत्रों में भी कई घरों में पानी घुस गया। घरों के भीतर पानी भरने से घरेलू सामान खराब होने की शिकायतें भी सामने आई है। और इसी के साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से पहले नगर निगम बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर तैयारी कमजोर नजर आती है। जल निकासी की व्यवस्था फेल होने से थोड़ी सी बारिश भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। निरीक्षण के दौरान धीरज बाकलीवाल ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली ही बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत कार्य शुरू करने, पानी निकासी तेज करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। 2 बजे से वर्षा चालू हुई और सुबह 6 बजे से ही वार्डों से लोगों का फ़ोन आना चालू हो गया, चाहे वो पोटिया आबादी बस्ती हो, चाहे शंकर नगर हो, चाहे उरला हो, चाहे मिल पारा हो, चाहे बैजनाथ पारा हो। लगभग सभी वार्डों से लगातार हमारे साथियों का, वार्ड के लोगों का फ़ोन आ रहा था कि भैया पानी भर गए, घर में घुस गए। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पोटिया आबादी चौक गया, वहाँ लोगों के घरों में पानी आ गया। पहली बार दुर्ग में हमने देखा है कि पोटिया में लोगों के घरों में पानी जा रहा है। स्पष्ट ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, पूरा नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। नालियों को भी ठीक से साफ नहीं किया गया, ना बड़े नालों को साफ किया गया। हमारे समय में हम लोग खुद की व्यवस्था से, बिना किसी टेंडर के, हम लोग चेन माउंटिंग, जेसीबी और गाड़ियों के माध्यम से सफाई व्यवस्था करते थे, पेड़ों को काटते थे। लेकिन आज वो स्थिति रही कि सुबह से ही लोगों के घर में पानी घुसना चालू हो गया। शंकर नगर में पहली बार हमने देखा कि बुद्ध विहार चौक से दुर्गा चौक तक और गलियों में 1.5 से 2 फीट पानी गिरा। हम नेता प्रतिपक्ष संजय कोले, विजेंद्र भारद्वाज, भोजराम यादव और वार्ड के साथियों के साथ हम लोगों ने दौरा किया, सघन जनसंपर्क किया, लोगों से मिले और तत्काल वहाँ से कमिश्नर और माननीय जिलाधीश महोदय से चर्चा की, क्योंकि घर में पानी घुस गया था। सबसे बड़ी बात है कि करंट आने का डर उसमें बना रहता है। दूसरा, सांप बिच्छू के घर में घुसने का डर रहता है। और 1.5 से 2 फीट पानी, बाजू में शंकर नाला लगा हुआ है, इसके पहले घटना हो चुकी है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, नगर निगम पूरी तरीके से फेल है, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, बिल्कुल वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसको लेके हमने जिलाधीश को शिकायत भी की है। छत्तीसगढ़ की माटी से उठकर दुनिया भर में पंडवानी की गूंज फैलाने वाली पद्म विभूषण
डॉक्टर तीजन बाई अब पंचतत्व में विलीन हो गई। आपको बता दें कि आज उनके पैतृक गांव गनियारी के मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। लोक कला की इस अमर साधिका को अंतिम विदाई देने के लिए आज पूरा प्रदेश उमड़ पड़ा। उनके पुत्र दिलहरण पारधी ने मुख्य अग्नि दी। इससे पहले पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। श्रद्धांजलि देने वालों में राज्य के कई बड़े चेहरे शामिल रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, ललित चंद्राकर, रिकेश सेन, अनूप शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी, संभागायुक्त SN राठौर, IG अभिषेक शांडिल्य, कलेक्टर अभिजीत सिंह और SSP विजय अग्रवाल ने पुष्प चक्र अर्पित किया। आपको बता दें कि वो आवाज जो कभी महाभारत के युद्ध क्षेत्र बन जाती थी तो तानपुरा जो भीम की गदा और अर्जुन का धनुष बन जाता था, आज खामोश है। आपको बता दें कि तीजन बाई ने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के पंडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचाया। उनकी प्रस्तुति सिर्फ कला नहीं बल्कि एक जीवंत कथा परंपरा थी, जिसमें अभिनय, संवाद और भावनाएं एक साथ सांस लेती थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और तुर्की जैसे देशों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का परचम लहराया और यह साबित किया कि लोक कला सीमाओं में नहीं बंधती, बल्कि आज भले ही तीजन बाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन पंडवानी की हर गूंज में उनका स्वर हमेशा जीवित रहेगा और छत्तीसगढ़ की मिट्टी उन्हें सदैव अपनी सबसे बड़ी विरासत के रूप में याद रखेगी। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग में आज मौसम ने भी आंदोलन का साथ दिया। लगातार बारिश के बीच राज्य अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि संविलियन की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के आवास का घेराव कर भारी बैरिकेडिंग और पुलिस व्यवस्था के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि दुर्ग में पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों का गुस्सा आज सड़क पर फूट पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में शिक्षक मंत्री आवास की ओर बढ़े, लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल और मजबूत बैरिकेडिंग ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको बता दें कि बारिश तेज होती रही, लेकिन प्रदर्शन धीमा नहीं पड़ा। वहीं रोकने के प्रयास के बाद कई शिक्षक और विशेषकर महिला शिक्षक सड़क पर ही बैठ गए और वहीं से नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति उस वक्त और गर्म हो गया जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के करीब पहुंचे। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आवास क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया। बारिश की बूंदों और नारों की गूंज के बीच दुर्ग की सड़कों पर आज सवाल वही था, क्या अतिथि शिक्षक कभी स्थायी पहचान पा सकेंगे या आंदोलन इसी तरह भीगता रहेगा? सर, हम लोग बार बार आवेदन निवेदन 3 साल से जब से सरकार बनी, कभी मुख्यमंत्री के हाथ में शिक्षा विभाग, कभी मंत्री के बृजमोहन अग्रवाल जी के पास, हमने हर आवेदन निवेदन किया है। उनके चौखट पे जाकर यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया को भी अवगत कराया है, लेकिन उनसे हमारी परिस्थितियाँ देखिए, आज हम उदास होकर सड़क पे उतरे हैं। और जब तक आज शिक्षा मंत्री नहीं बोलेंगे कि 8 तारीख के कैबिनेट में आप लोग के लिए आएगा, हम उस दिन 8 तारीख को उठ जाएंगे जिस दिन वो घोषणा करेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। हम अनिश्चितकालीन लेके आए हैं। शासन से बात करनी है कि हमारी दुख दर्द कब समझेगी। हम 10-11 साल हो गया और हम बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नहीं सुधार पर हमारा भविष्य तो अंधकार में जा चुका है। हम शिक्षा स्तर को इतना बढ़ा रहे हैं, आज हमारा जीवन स्तर भी डाउन में चला गया है। मैं शासन से बोलना चाहती हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, जब भी शासन आती है तो अपना भला करती है, अपने घर बनाती है, अपना मौज मस्ती करती है। हम जनता के वोट पाकर हो नेता मंत्री बनते हैं, हमको भूल जाते हैं। 28 का हड़ताल 2028 के विधानसभा में हम उनको दिखा देंगे, इनका न घर रहेगा न इनकी गाड़ी रहेगी। साल हो गए हैं, फिर भी हमारा आज तक से
कुछ मांग पूरे नहीं हुई। आज हम इस कदर बरसात के मौसम में यहाँ आके सभी साथी सरगुजा बस्तर जैसे संभाग से आए हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। अभी तक से शिक्षा मंत्री का किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ भेजे नहीं। अभी तक से हमारा सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। 1 सप्ताह से होने जा रहा है। अब हम लोग इतने परिस्थिति से वहाँ पे हड़ताल स्तर में बैठे हैं, न पानी का सुविधा, ना तो रहने का ठिकाना। बस्तर सरगुजा से आए हम किस स्थिति में है। हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि हमारा जो 10 वर्ष का जो हमने कार्य किया है उसके लिए हमारे लिए संज्ञान लिया जाए और हमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। हम लोग विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक विगत 2016 से कार्यरत है। आज 10 वर्ष हो गया। हमारा जो वेतन है 20,000 है और जो रेगुलर है उनका वेतन 80,000 है। हम 20 वर्ष से शोषित हो रहे हैं, प्रिंसिपल के, अधिकारी के, कर्मचारी के, यहाँ तक कि हमारा जो सम्मान है वो चपरासी से बदतर है। आज हमारे जीने के लिए रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है। जिस स्थान में रहते हैं वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हम अपना जीवन जो है नर्क से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये पुलिस प्रशासन और शासन हमारे लिए क्या कर रही है आज तक? दुर्ग में पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। 2 साल से अटके बिलों और कथित लापरवाही के बीच एक ठेकेदार की आत्महत्या ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। दरअसल मामला अब केवल भुगतान का नहीं रहा, बल्कि विभागीय जवाबदेही और व्यवस्था की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक धमधा ब्लॉक के बोरी थाना क्षेत्र के ठेकेदार गणेश जंघेल के लाखों रुपए के बिल लंबे समय से लंबित थे। परिजनों और साथी ठेकेदारों का आरोप है कि उन्होंने कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से ठीक 1 दिन पहले भी वे भुगतान की गुहार लेकर दुर्ग स्थित पीएचई कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात तक नहीं हो सकी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और कर्ज ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि उन्होंने कथित रूप से जहर खाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि इस घटना ने ठेकेदारों के बीच गुस्से की चिंगारी भड़का दी है। ठेकेदारों का कहना है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। टंकियों के निर्माण से लेकर पाइपलाइन बिछाने तक कई काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन भुगतान फाइलों में अटके पड़े हुए हैं। लगातार देरी से कई ठेकेदार आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ ठेकेदार संघ ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। संघ के बैनर तले प्रदेश भर के ठेकेदार नया रायपुर स्थित नीर भवन के सामने प्रदर्शन की तैयारी में है। उनकी मांग साफ है, लंबित बिलों का तत्काल भुगतान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। 75-70 ये तो आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले 1.5 साल से हमको 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। पिछले 1.5 साल से हम जो काम करके हमारा बिल विभाग में पुट ऑफ है, उसके एवज में हमको 1 रुपए का भुगतान नहीं मिला अभी तक। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है ये, और जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तो आगे काम करना संभव है। इसी का क्या कारण बताया जा रहा है? इसका कारण वो विभाग, हम रोज आ रहे हैं, मिल रहे हैं तैयारी से, तो बोले कि ऊपर से भुगतान पेमेंट आएगा तो भुगतान हो पाएगा। ग्रुप स्कीम में जो काम हुआ है, ग्रुप स्कीम का अभी तक ये टेंडर पूरा नहीं कर पाए हैं। और ग्रुप स्कीम में ऐसे कई गांव आते हैं, जैसे दुर्ग जिले के हैं, बेमेतरा के, सब ग्रुप स्कीम में आते हैं। ग्रुप स्कीम का काम का 100% काम कर चुके हैं और उसका भुगतान नहीं हो रहा है। और ग्रुप स्कीम में ये बोल रहे हैं कि जल की सुनिश्चितता आप करें। ग्रुप स्कीम में जब नदी से जल आना है तो हम जल कहाँ से लाएंगे? जल देना हमारा काम थोड़ी है, जल देना तो विभाग का काम है। विभाग जब योजना बनाई थी तब उसको ये सोचना था कि जल हम कहाँ से देंगे। तो ठेकेदार से तो आपने 100% कार्य करा लिया है। अब जनता को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आपका ग्रुप स्कीम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। और उसमें भी 70% का भुगतान करेंगे बोलते हैं, 30% रोक के रखेंगे। हमने 100% का काम कर दिया है। ऐसे कई जगह के ठेके हैं, जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में भुगतान नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं पानी नहीं निकला भुगतान नहीं देंगे, जबकि ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, कोई चीज नहीं है कि ट्यूबवेल का भुगतान ना करें। भाई आपने जितना एग्रीमेंट में लिखा था उतना काम ठेकेदार ने किया है, आपको भुगतान देना है। पानी आएगा नीचे से नहीं आएगा ये हमारा जवाबदारी नहीं है। ट्यूबवेल का जो ठेकेदार है कोई भगवान नहीं है जो कहीं से भी खोदे और पानी निकल जाए। लगभग 2021-22 में टेंडर की प्रक्रिया चालू हुई। हम लोगों ने टेंडर का निष्पादन करने के लिए एग्रीमेंट शासन से किया और कार्यपालक संचालक द्वारा जो है कार्य की प्रगति के लिए हमें पूर्व में समय समय पे भुगतान होता रहा।
पर बाद में भुगतान के अभाव में, खासकर दिल्ली में भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। 60% और 40% का एक रेशो तय था जो दोनों सरकार को मिलकर वहन करना था। जो दो डबल इंजन की सरकार थी, उनके आपसी तालमेल ना होने के कारण जो भी है ये समस्याओं का हम लोगों को निर्वहन करना पड़ रहा है, हम लोगों को भुगतान हो रहा है। भाई मेरी भी इस विषय में कई लोगों से चर्चा हुई है और हमारा ये मानना है, अगर काम पूर्ण हो चुका है, गुणवत्तापूर्वक है, तो सरकार का ये काम बनता है कि अगर काम कराए हैं तो उसका भुगतान होना चाहिए। क्योंकि बहुत अलग अलग परेशानियों को लेके, कर्जा लेके, लोन लेके कोई भी आदमी काम करता है और काम का भुगतान होना चाहिए। भाई कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसी को अटैक आ रहा है टेंशन को लेके, तो ये बहुत ही गलत है। पीएचई विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अगर काम किए हैं और गुणवत्तापूर्वक किए तो उसका भुगतान होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल ठेकेदारों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी की विश्वविख्यात साधिका एवं पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर पूरे राज्य में शोक की लहर है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव उनके गृह ग्राम गनियारी स्थित निवास पहुंचे और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे अंतिम यात्रा में शामिल हुए और दाह संस्कार कार्यक्रम तक उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दिवंगत डॉक्टर तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की एक अनुपम धरोहर थीं। अपनी अद्वितीय कला, साधना, ओजस्वी वाणी और आजीवन समर्पण के माध्यम से उन्होंने पंडवानी को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि उनका निधन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना के एक स्वर्णिम अध्याय के समाप्त होने जैसा है। मंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टर तीजन बाई का संपूर्ण जीवन लोक परंपराओं, संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित रहा है। आपको बता दें कि उनकी साधना आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करने में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। श्रद्धांजलि सभा के दौरान शिक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि गनियारी स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन अब डॉक्टर तीजन बाई शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की ओर से लोक कला की इस महान विभूति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और इससे आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन और योगदान से प्रेरणा लेती रहेंगी। भिलाई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां शहर की रफ्तार पर असर डाला है, वहीं नगर पालिका निगम की टीमों ने हालात को काबू में रखने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि जलभराव की आशंका वाले इलाकों में निगम ने इस बार सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि खुद मैदान में उतरकर फील्ड एक्शन मोड दिखाया। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने तकनीकी टीम और अधिकारियों के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने दफ्तर की बजाय सीधे नालों और जलभराव वाले पॉइंट्स पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। भारी बारिश के बीच कोसा नाला, तेल्हा नाला और इंदू IT नाला जैसे प्रमुख जल निकासी मार्गों पर जमा मलबा, लकड़ियां और कचरा हटाने का काम तेज कर दिया गया है। जेसीबी मशीनों और अतिरिक्त सफाई अमले को लगातार लगाया गया है ताकि पानी की रफ्तार न रुके और शहर में राहत बनी रहे। दरअसल निगम की पूरी व्यवस्था 24 घंटे निगरानी मोड पर है। सभी जोन के अधिकारी, स्वास्थ्य अमला और आपातकालीन टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। स्थानीय पार्षद भी अपने अपने क्षेत्रों में हालात पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता के साथ कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज बारिश के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए महमरा, एनीकट और मोंगरा जलाशय से नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोंगरा जलाशय से लगभग 10,000 क्यूसेक पानी
छोड़ा जा चुका है और वहीं पानी का दबाव बढ़ने के कारण महमरा एनीकट के ऊपर से भी पानी बहने लगा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नदी किनारे बसे गांवों तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने लोगों को नदी तट से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।